कांग्रेस को कपटी बताने वाले पीएम मोदी, विश्वासघाती कांग्रेस की पोल खोलने वाले पीएम मोदी, कांग्रेस की देश विरोधी सोच को उजागर करने वाले पीएम मोदी, कांग्रेस की खतरनाक स्वार्थ राजनीति पर बोलने वाले पीएम मोदी। आखिर कब तक करेंगे देश पर राज? देश में कब तक रहेगा मोदी युग? क्या जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे पीएम मोदी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मारो प्यारो राजस्थान, यही बोलकर पीएम मोदी ने राजस्थान की जनता का अभिवादन किया। दरअसल बीते दिनों पीएम मोदी राजस्थान दौरे पर नाथद्वार शहर पहुंचे हुए थे और यहां उन्होंने 5500 करोड़ रुपए से भी ऊपर की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मंच से जब एक जनसभा को संबोधित किया, जनता में गजब का मोदी क्रेज देखने को मिला। मोदी मोदी के नारों से चहुं दिशाएं गूंज उठी। और जो कि देखिए, राजस्थान में कांग्रेसी गहलोत सरकार है और ऐसे में मंच पर मुख्यमंत्री गहलोत की मौजूदगी में पीएम मोदी कांग्रेसियों पर निशाना साधने से बिल्कुल भी नहीं चूके। कांग्रेसियों के सामने पीएम मोदी उन्हीं की पोल खोलते हुए दिखे। कांग्रेस कितनी बड़ी विश्वासघाती है, कपटी है, स्वार्थी है और देश विरोधी है। कांग्रेस सरकार पर पीएम मोदी जमकर बरसे। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि 2014 से कांग्रेसियों को मिट्टी में मिला रहे पीएम मोदी, 2014 से देश को कांग्रेस मुक्त बना रहे पीएम मोदी अब आगे कितने सालों तक देश के तख्त पर आसीन रहेंगे? 2024 के लोकसभा चुनाव में देखिए, अब एक साल से भी कम का समय बचा और ऐसे में वैदिक ज्योतिष अनुसार 72 वर्षीय पीएम मोदी कब तक देश पर राज करेंगे? 2024 के चुनाव के बाद क्या मोदी युग 2029 तक देखने को मिलेगा? आज ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि देखिए, मौजूदा समय में नंबर 1 वर्ल्ड लीडर पीएम मोदी देश के सबसे चहेते प्रधानमंत्री हैं। देश का बच्चा बच्चा ऐसा कह रहा है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री इतिहास में कभी नहीं देखा और ना ही भविष्य में शायद ऐसा देखने को मिल पाए। डेफिनेटली 60 साल से इसे पीएम तो हमने नहीं देखा है। ये तो हमारे लक है कि हम ऐसे पीएम को देख रहे हैं हमारे जनरेशन में। मेरे सब बच्चे को बोलती हूँ कि ऐसा डेडिकेटेड और नेशन लविंग मैन और कभी नहीं मिलता। पहले नहीं थे, पता नहीं मोदी जी से इंस्पायर्ड होके फ्यूचर जनरेशन में पैदा होंगे या नहीं, लेकिन अभी तो एक पर्सन है हु इज नेशनलिस्ट एंड हमारे देश को, देश की कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना एफर्ट लगा रहे हैं। अब आप हम पर बायस होने का आरोप लगाएंगे, लेकिन देखिए, हकीकत तो यही है कि देश सिर्फ और सिर्फ मोदी को ही देखना चाहता है। छोटे से बड़ा, युवा से बुजुर्ग, हर कोई पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना ज्यादा पसंद करता है। और ऐसे में देखिए, वैदिक ज्योतिष अनुसार पीएम मोदी का आने वाला कल कैसा होगा, इसको लेकर ज्योतिषों की ज्योतिष गणना के कई दावे किए जा रहे हैं। हाल ही में तो देखिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के ज्योतिषी वेदमूर्ति अनंत पांडव ने एक न्यूज वेबसाइट के लिए पीएम मोदी की कुंडली का विश्लेषण किया और उन्होंने ये पाया कि कई ऐसे शुभ संयोग हैं जो पीएम मोदी की राजनीतिक पारी को और लंबा बना रहे हैं। अब देखिए ना, आज पीएम मोदी के साथ लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं। हर कोई चाहता है कि ईश्वर उन्हें एक लंबी आयु दे, मोदी 100 साल से भी ऊपर जिए। और ऐसे में देखिए, जिन लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या 24 के बाद 29 का लोकसभा चुनाव पीएम मोदी लड़ पाएंगे, इसको लेकर ज्योतिषी वेदमूर्ति अनंत पांडव क्या बताते हैं, आइए आपको हम बताते हैं। ज्योतिषी अनंत पांडव ने पीएम मोदी की कुंडली का अध्ययन करके बताया कि उनके भाग्य स्थान पर चंद्रमा कुल दीपक योग बना रहा है। पराक्रमी शनि दशम भाव में है, उनकी पत्रिका उच्च दर्जे की है, लेकिन आने वाले समय में उनके कई विरोधी पैदा हो जाएंगे। इसके बावजूद उनके नेतृत्व में बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब होगी। बीजेपी को 418 का आंकड़ा हासिल हो जाएगा। मोदी फिर पीएम बनेंगे, लेकिन 2028 के बाद वो ये पद किसी और को सौंप देंगे और इसके बाद उनकी कुंडली में राहु की महादशा शुरू होगी। सोशल मीडिया में ऐसे बहुत से ज्योतिष हैं जो ये दावा करते हैं कि 29 का चुनाव से पहले पीएम मोदी खुद किसी योग्य नेता को प्रधानमंत्री का पद सौंप सकते हैं। कुछ लोग ऐसा हैं जो ये मानते हैं कि 29 के बाद पीएम मोदी को बीजेपी की मार्गदर्शक कमेटी में शामिल किया जा सकता है
और कुछ लोग देखिए ये मानते हैं कि जो कि पीएम मोदी का शुरुआत से ही आध्यात्म की ओर झुकाव रहा है और इसलिए खुद ही वो राजनीतिक संन्यास के बाद एक सन्यासी का जीवन भी अपनाएंगे। वो क्या करेंगे अब ये तो देखिए आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो देखिए पीएम मोदी कांग्रेस मुक्त अभियान में जुटे हुए हैं। केंद्र की सत्ता में कदम रखने से पहले देखिए उन्होंने देश को कांग्रेस मुक्त बनाने का संकल्प लिया था, जिसमें उनकी कोशिशें काफी हद तक सफल भी हुई हैं। 2-3 राज्यों का अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर प्रदेशों से कांग्रेस का सुपड़ा बिल्कुल साफ हो चुका है और जहां कांग्रेस की सत्ता थोड़ी बहुत बची हुई है, वहां पीएम मोदी किस प्रकार कांग्रेसियों का काला चिट्ठा खोल रहे हैं, देखिए उनके इन वीडियोस में। भाई और बहनों, कांग्रेस ने गरीबों को सिर्फ और सिर्फ चिंता दी, असुरक्षा दी। बीजेपी सरकार ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच दिया। बीमा और पेंशन से जुड़ी 3 जन सुरक्षा योजनाओं को कल ही 8 वर्ष पूरे हुए हैं। 8 वर्ष पहले मैंने उसको लॉन्च किया था और प्रीमियम कितना था? ₹1.25 प्रतिदिन प्रीमियम। उसके अंतर्गत चलती थी पीएम जीवन ज्योति योजना और ₹1.5 महीना वो प्रीमियम वाली चल रही थी, एक पीएम सुरक्षा बीमा योजना। और इनसे पहली बार सामान्य परिवारों को दुर्घटना और जीवन बीमा की सुरक्षा मिली। इन दोनों योजनाओं से 30 करोड़ से ज्यादा देशवासी जुड़े हैं। इन योजनाओं के तहत उन परिवारों में संकट आने के कारण और ये ₹1 वाला बीमा होने के कारण, ₹1.5 वाला बीमा होने के कारण अब तक मुसीबत में आए हुए इन परिवारों को 15,000 करोड़ रुपए इन गरीब परिवारों को हम दे चुके हैं भाइयों। 15,000 करोड़ रुपया, यानी लाखों परिवारों को बहुत संकट के समय में ये पैसा मिला है। जब सरकार संवेदनशील होती है, गरीबों की चिंता करने वाली सरकार होती है, तो उसके सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, कल्याण किसी का करने का तरीका वो गरीबों से, दलितों से, पीड़ितों से, आदिवासियों से, समाज के पीछे हुए जो समाज है उनके हित में काम करने की होती है। और भाइयों बहनों, बीते दशकों में कांग्रेस और उसके जैसी सोच वाले दलों ने सामाजिक न्याय के नाम पर, सोशल जस्टिस, उस नाम पर भी देशवासियों से विश्वासघात किया है। आजादी के बाद से ही सबसे अधिक पार्टियां सामाजिक न्याय के नाम पर बनी, सोशल जस्टिस का नारा लगाकर बनी। लेकिन इन पार्टियों ने देश को क्या दिया, समाज को क्या दिया? इन्होंने देश को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद दिया, गौर परिवारवाद दिया और भ्रष्ट इकोसिस्टम दिया। जब ये दल सत्ता में आते हैं तो अपनी वोट बैंक की भलाई के लिए समाज के नाम पर जो वोट बैंक बनाई है उसके नाम पर आते तो हैं, लेकिन उनका भला नहीं करते हैं, भावनाएं भड़काते हैं। भला सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के हित साधने में लगे जाते हैं। जिस समाज को ये अपना वोट बैंक बनाते हैं उसको तो और भी नुकसान हो जाता है। एक तो उनको कुछ मिलता नहीं, कोई कुनबाई खा जाता है, लेकिन लोगों को लगता है इन्हीं को मिल रहा है, तो बाकी समाज भी उनके प्रति उनकी सद्भावना कम होने लगती है, तो समाज में भी तनाव पैदा हो जाता है। और भाइयों बहनों, इतिहास गवाह है कि जो भी इन राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक बना उसका विकास रुक गया। और इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, सही विकास के लिए
वोट बैंक बनने की गलती मत कीजिए। अच्छा होगा कि आप कर्तव्यनिष्ठ वोटर बने।